किए थे जो अब तक आए थे सीबीएसई बोर्ड में। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, डेट इज़ वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए आप, वेव ऑप्टिक्स में जो आपके पास पहले बेसिक थ्योरी है, जिसने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखी है, जो भी मैंने डेरिवेशंस करवाई हैं, सारा जो वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस है वो मैंने जो है कंप्लीट करवाया है। ये हाइजेंस थ्योरी जो है सबसे पहले वेव फ्रंट है, देन उसके बाद आपके पास कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंडीशंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ जो कि अब सिर्फ एक्सप्रेशन है आपका सिलेबस में 2022 एंड 23। नेक्स्ट जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है आपके पास सिंगल स्लिट है, सिर्फ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डेरिवेशन नहीं है। आपकी बार सिलेबस में रिजॉल्विंग पावर आपका कट चुका है, पोलराइजेशन आपका कट चुका है, मेलस लॉ ये सब आपका कट चुका है। तो ये सारा मैंने आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया है। जिसने नहीं देखे ये वीडियोस वो अपना देख सकता है जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। सो देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये देखिए, a parallel beam of light of 500 नैनोमीटर falls on a narrow slit। नैरो स्लिट के ऊपर 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो फॉल करती है, यानी कि आपके पास जो है लैम्डा वो कितना दे दिया इसने, 500 नैनोमीटर गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, 1 मीटर। यानी कि स्क्रीन और सोर्स, यहाँ पर कहीं सोर्स होगा आपके पास, यहाँ पर कहीं स्क्रीन होगी। तो ये मैंने आपको इंटरफेरेंस करवाते टाइम बताया था, ये डिस्टेंस कैपिटल डी होता है और जो स्लिट्स होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस ये होता है स्मॉल डी। क्लियर? तो आपको यहाँ पर कैपिटल डी भी मिल चुका है, वो कितना है, 1 मीटर। उसके बाद ये बोलता है इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो आपका फर्स्ट मिनिमा है, अब की बार इसने कहा है कि फर्स्ट मिनिमा वो आपके पास 2.5 mm पे है। यानी कि अगर ये आपके पास मैक्सिमा है, मैक्सिमा यही होता था, ये वाला बड़ा मैक्सिमा, उसके बाद जो पहला मिनिमा होगा वो ये वाला मिनिमा होगा, और इधर से देखोगे तो ये वाला मिनिमा होगा। यानी कि ये मिनिमा है आपके पास फर्स्ट, या फिर ये मिनिमा है, यही दो मिनिमा बने आपके पास। अब ये जो मिनिमा आपके पास बने हैं, इसमें से फर्स्ट मिनिमा आप चाहो तो इसको ले सकते हो और चाहो तो इसको ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मिनिमा को लेना चाहते हो। उसके बाद इसने बोला कि हमें विड्थ निकालो स्लिट की, तो स्लिट की विड्थ निकालनी है आपको। उसके लिए आपके पास यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है, ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर नैरो स्लिट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस होता तो ये आपको 2 स्लिट देता और साथ में कोहेरेंट सोर्स भी बोलता। अगर ये नहीं बोला है और सिंगल स्लिट दे रखी है तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा वाली कंडीशन ये होती थी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही होती थी मिनिमा की कंडीशन। उल्टी हो जाती है ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की कंडीशन रिवर्स हो जाती है आपके पास। ये आपको नहीं करनी, मैक्सिमा की कंडीशन से क्या लेना देना जब आपको मिनिमा की बात करनी है। तो फर्स्ट मिनिमा है तो एन की जगह क्या पुट करोगे, 1, यानी कि आपके पास क्या होगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो जाएगा, एन की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि फर्स्ट आपके पास क्या है, मिनिमा। सो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया, अभी मैंने बताया ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो गया आपके पास। लैम्डा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है नैनोमीटर के ऑर्डर में, तो साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो थीटा से सिंपली, तो ए थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, सपोज थीटा बन रहा है, तो ये वाले जो डिस्टेंस है ये इसने दे दिया है आपको, इसको आप आर्क बोल सकते हो, और ये क्या है, रेडियस, यानी कि कैपिटल डी डिस्टेंस। ये आप हमेशा एंगल में कहीं पे भी ये फॉर्मूला हो, ये थीटा है तो ये आपके पास हो गया आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो आर्क की वैल्यू कितनी है, y, इसको y1 की जगह y मान लो, y डिवाइडेड बाय डी, यानी कि थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो यहाँ पे a इंटू थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, y बाय कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। आपको लैम्डा निकालना है, y की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 2.5 mm पे दिया है, कैपिटल D इसने दिया 1, और a की वैल्यू भी इसने दे रखी है आपके पास, कितनी दे रखी है,
500 नैनोमीटर वेवलेंथ दे रखी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है आपको, विड्थ ऑफ स्लिट निकाल लोगे। सो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2013 में आया ऑल इंडिया में और फॉरनर एग्जाम्स में आया 2014 में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें मैक्सिमा में नहीं जाना आपको, मैक्सिमा की कोई डील नहीं करना आपको, कुछ भी मिनिमा से डील करना है सिर्फ। ठीक है, ये आप सोल्व करके देखना, आपका आंसर यही आना चाहिए, 2 × 10⁻⁻4 मीटर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो अब, बहुत इजी है, वेव ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन इतने आसान आते हैं आपके पास। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, When मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। जब भी रिफ्रैक्शन की बात आती है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। और जिसको इसका आंसर नहीं पता वो इसको भी याद कर सकता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वो जो है फोर्स करती है वाइब्रेट करने के लिए एटम्स को, और सेम फ्रीक्वेंसी को ही एमिट करती है, वेवलेंथ को चेंज करती है सर। क्लियर? तो ये 2011 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वेवलेंथ आपको दे दी है, इन एयर गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर था, यहाँ से लाइट आपने इंसिडेंट की, वो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, मतलब पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, कुछ नीचे भी गई है। तो इसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज पे क्या असर पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, यानी कि इस वाली की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा और इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैंने बताया जब भी दो मीडियम होंगे तो वहां पर वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम रहेगी। तो यानी कि इसकी रिफ्रैक्टेड वेव की अगर पहले बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो रहेगी सेम, लेकिन आपकी वेवलेंथ क्या होगी, चेंज हो गया, वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो उस चीज़ के लिए आप फॉर्मूला याद रखना, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि जो नई वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है, इसको याद रख लेना। इस मीडियम में गई है वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर, 1.33 होता है और एयर का 1 होता है, इसीलिए आपके पास जो है लैम्डा को आप डिवाइड करोगे ज़्यादा वैल्यू से तो कम आएगी, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और रिफ्लेक्टेड वाली वेव है तो रिफ्लेक्टेड में हमेशा आपने पढ़ा होगा जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से वापस जाती है, विद सेम इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्लेक्टेड वाली रे जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आया था आपके पास 2015 में। नेक्स्ट है, वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न। आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज सस्टेन्ड बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस देती हैं आपको। अगर कोहेरेंट नहीं होंगी तो वो उनकी जो एटम्स है, उनके एटम्स की पोजीशन जो है बार बार टाइम के साथ चेंज होगी और आपको जो है अच्छे से सुपर पोजिशन नहीं मिलेगा और अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्टेन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डिफ्रेंशिएट करो, रे क्या होता है और वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है, पूरा एक फेज का लोकस होता है, एक प्लेन होता है, और रे क्या होती है, सिंपली एक पॉइंट से निकली हुई रे होती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, वेव फ्रंट जो है एमर्ज हो रहा है एक पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स से कैसा होता है, हमेशा स्फेरिकल, और दूर से कोई लाइट सोर्स है तो हमेशा प्लेन होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। फ्रिंजेस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, अगर रेड लाइट को रिप्लेस कर दूं ब्लू लाइट से तो आपको पता है फ्रिंजेस पे कैसे फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो फ्रिंज विड्थ बताता है या फिर फ्रिंजेस पे चेंज बताता है। इसको बिल्कुल याद रख लेना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मैंने ये डेरिवेशन अच्छे से जो है आपकी बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। अब तो फॉर्मूला सिलेबस में डेरिवेशन नहीं थी तो मैंने इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। जिसने नहीं देखी ये वीडियो वो इंटरफेरेंस की वीडियो आप देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ऑप्टिक्स की। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो यहाँ से आपको पता है कि बीटा जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेवलेंथ पे। और आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर उसे ब्लू से रिप्लेस कर देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो बीटा भी कम, यानी कि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। इंटरफेरेंस की जो पैटर्न है उसकी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, तो इसका मतलब फ्रिंजेस पास पास आ जाएंगे। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन था, देखो कैसे आ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स से तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पास की पोलरॉइड से। ये क्वेश्चन नहीं है आपका पोलराइजेशन का, नेक्स्ट भी नहीं है पोलराइजेशन का, टॉपिक कट चुका। नेक्स्ट भी नहीं है, उससे नेक्स्ट भी आपको नहीं करना, सीधा आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज, कैसे चेंज होगी जब होल एपरेटस यंग्स डबल स्लिट का आपने वाटर के अंदर डाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है कि यंग्स डबल स्लिट का पूरा एपरेटस आपने पानी में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यानी कि 1.33 है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कैसे होगा, पहले रेयर मीडियम था, दूसरा डेंसर में आया। अभी बताया वेवलेंथ तो उसकी चेंज नहीं होगी, सॉरी वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी तो उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ आपके पास कैसे चेंज होगी, λ/n से अभी बताया है। λ/n करोगे तो n की वैल्यू 4/3 इसने दे दी है। सो आपके पास जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, यानी कि 3/4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। इसने हमसे पूछा क्या था कि फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ जो है 3/4 टाइम्स हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, 3/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी उसकी वैल्यू। डिनोमिनेटर में है ना ये चीज़, तो वो वैल्यू जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी 3/4 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे इज द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन जो था वो सिंगल स्लिट की वजह से था। आपकी एक ही डेरिवेशन है, यहाँ पर आपने पॉइंट सोर्स रखा था और यहाँ से जो है सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता था और ये स्लिट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाता था और ये पैटर्न मिलता था, कुछ ऐसा ही था। और इंटरफेरेंस जो है वो 2 स्लिट का होता था। ऐसे यंग्स डबल स्लिट में यहाँ पर सोर्स रखा है और यहाँ से आपके पास आने के बाद ये इस तरह से जो है आपको क्या मिलता था, पैटर्न मिलता था। तो ये आपके पास कैसे रिलेट करते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मैं एक ही स्लिट लूँ तो वो डिफ्रैक्शन वाला काम करेगा, नीचे वाली एक स्लिट लूँ तो डिफ्रैक्शन वाला काम करेगा। दोनों स्लिट का डिफ्रैक्शन मिलके आपस में इंटरफेरेंस बना रहे, ऐसा बोल सकते हो ना। तो इसीलिए इसको इसने पूछा कि रिलेट कैसे कर सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं जैसे एक स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो है और दूसरी स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इस तरह से इंटरफेरेंस रिलेट करते हैं कि एक स्लिट से जो डिफ्रैक्शन बना यहाँ पर, इससे जो डिफ्रैक्शन बना, ये आपस में सुपर इम्पोज होकर इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देंगे। क्लियर। तो इसने पूछा, ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो इस क्वेश्चन को समझ सकता है। फिर भी अगर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस, फ्रिंजेस के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो कैसे चेंज होती है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में, जब आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्लिट और स्क्रीन का जो है, यानी कि स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी को आपने डबल कर दिया तो आपके पास एंगुलर सेपरेशन, ये डेरिवेशन मैंने करवाई थी, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी। बीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ की, यहाँ से डी कैंसिल, यानी कि ये आ गया। अब आपको पता लग रहा है कैपिटल डी तो कहीं आया ही नहीं, कैपिटल डी नहीं आया, तो इसका मतलब एंगुलर सेपरेशन इंडिपेंडेंट है, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था 2012 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ अ स्लिट इज मेड डबल, ओरिजिनल जो विड्थ थी उससे डबल कर दिया आपने विड्थ स्लिट की, यानी कि स्मॉल डी जो है आपके पास, विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल, डिफ्रैक्शन में आपके पास विड्थ को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। हाउ डज द इफेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा पे इसने पूछा कैसे इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास डी को इसने डबल किया, स्लिट की विड्थ को, इसको यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डी बना दिया नया। और आपको पता है ये क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है 2 टाइम्स हो जाती है बीटा का। ये डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूले में आपको बताई थी। अब अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, तो जो ओरिजिनल थी उसका क्या हो गया, एक तरह से हाफ हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसकी जो साइज है वो तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेंट्रल मैक्सिमा का, वो तो रिड्यूस हो जाएगा हाफ से। अब उसके बाद इंटेंसिटी भी पूछना चाह रहा है। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। आपके पास जब आपके पास स्लिट का डिस्टेंस जो है वो डबल कर देंगे, स्लिट की जो विड्थ है वो डबल कर देंगे, तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का क्या होती है, वो स्क्वायर होती है। तो अगर ये 2 है तो इसका स्क्वायर होकर 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था 2012 में। 2012 का थोड़ा पेपर आया ही ऐसा था, कंसेप्चुअल बेस्ड था सारा क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट। सनलाइट के लिए क्या होगा, बहुत दूर से आ रही हैं तो दूर से रेज जब भी आएंगी आपके पास प्लेन वेव ही बनेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको डिटेक्ट नहीं होता जब बहुत ज़्यादा दूर होती है कोहेरेंट सोर्सेज। क्यों, ये क्वेश्चन हॉट्स है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कोहेरेंट, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो ना वो छोड़ना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is the interference pattern not detected when 2 coherent sources are far apart?
जब कोहेरेंट सोर्सेज बहुत दूर दूर है, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, अगर ये वाली वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 0 के अप्रोक्स हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी मान सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर। तो अगर 1/∞ है तो एक तरह से 0, यानी कि बीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। बहुत ही छोटी का मतलब सो स्मॉल कि आप उन्हें पता भी नहीं लगा पाओगे फ्रिंजेस कहाँ है। रिजोल्व का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग से देखना, तो आप उन्हें सेपरेट देख नहीं पाओगे, इसीलिए जो है फ्रिंज विड्थ आपको नहीं मिलती, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्टेन नहीं होता। आपको लगता है कि एक ही है, सीधा लाइट गिर रही है, आपको पैटर्न वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब ये इससे उल्टा है, इसमें क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा पास कर दे, अगर बहुत ज़्यादा पास कर देंगे तो डी बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा यानी कि 0 मान लो, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपकी बार इतनी लार्ज हो जाएगी फ्रिंज विड्थ कि आप उनका डिस्टेंस अब भी नहीं देख पाओगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगे फ्रिंज विड्थ, तब भी आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी का रिवर्स क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये भी रिजोल्यूशन वाला नहीं है, आपके सिलेबस में ये कट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन यंग्स डबल स्लिट पे इंटेंसिटी आपको निकालनी है। आपके पास पार्ट डिफरेंस दे रखा, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। एक्चुअली ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है पोलराइजेशन से, लेकिन खाली इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे आप छोड़ नहीं सकते, तो इसको याद रखना, ये फेज डिफरेंस बाय 2 होता है। अब अगर पार्ट डिफरेंस आपको पता है तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, यही होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताया था, पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर ये लिख सकते हो आपकी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस λ/4 पुट करो एक बार यहाँ पर, 2π/λ इंटू λ/4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 1 जा 2 जा, यानी कि π/2 आया। फेज डिफरेंस कितना आया, π/2। फेज डिफरेंस π/2 को यहाँ पर रखो आप, cos स्क्वायर π/2 आप रखोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/4। इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, π/4 1/2, √2 होता है, 1/√2 की जो स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। और ये 4 क्यों आया है, क्योंकि आपके पास जो इंटेंसिटी होती है वो इसका स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जब आप करते हो तो ये 4 टाइम्स ही होगा। इसको भी लर्न रखना अभी, क्योंकि ये डेरिवेशन आपकी हट चुकी है, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि इंटेंसिटी में यहाँ पे 4 टाइम्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बस λ/3 रख देना। तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है, पोलराइड वाला क्वेश्चन कट चुका है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। सीधा शॉर्ट पे आओ, ड्रॉ द डायग्राम्स टू शो द बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर ये आपको लर्न होना चाहिए। थिन प्रिज्म, ये आपका क्वेश्चन जो है प्रिज्म में से कैसे, अगर प्लेन वेव फ्रंट आप प्रिज्म पे डालोगे तो देखो यहाँ से जो है टिल्टेड है सरफेस, अगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो प्लेन कोई सीधी चीज़ डलेगी तो वो भी टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट ट्रांसमिट हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस पे अगर डालोगे तो ऊपर से डिस्टेंस से कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस से जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसकी शेप जो है स्फेरिकल हो जाएगी। ना भी ध्यान रहे तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस के चक्कर में जब भी होगा, या तो ऐसा होगा आपके पास या ऐसा होगा, तो इसमें ध्यान रखना हमेशा, अगर प्लेन वेव फ्रंट डाला है ना आपने यहाँ पे तो हमेशा स्फेरिकल बन जाता है, वो याद रखना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है जब भी आप इसे कनकेव या कन्वेक्स लेंस के ऊपर डालते हो, तो ये वाला केस हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी हो गया, स्फेरिकल हो गया, दूसरा भी स्फेरिकल। सीधा आपको लिखना और कुछ नहीं, देखो ये भी स्फेरिकल बन गया, और कुछ नहीं करना, सीधा नाम देना कि कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। शेप बताओ वेव फ्रंट की, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, पॉइंट सोर्स से हमेशा स्फेरिकल, तो आंसर होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से हमेशा प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट सोर्स है, प्लेस है एट द फोकस, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी इसलिए। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंट स्टार, मतलब बहुत दूर स्टार है अर्थ से, तो तब भी कैसा होगा, प्लेन, दूर की कभी भी बात हो तो प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने इंसिडेंट की है सरफेस पे सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडिया, सेम क्वेश्चन है जो पहले मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन आपके पास जो है वेवलेंथ चेंज होती है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लाइट ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्या जो डिक्रीज हो रहा है स्पीड में वो एनर्जी में चेंज दिखाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी का लो कहीं पे भी वॉयलेट नहीं होगा, बेशक रेयर से डेंसर में जाते टाइम आपके पास स्पीड जो है वो चेंज हो, लेकिन आपके पास एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास रेयर से डेंसर में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये बोलती है कि एनर्जी जो है लाइट की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि स्पीड पे। ये आपने उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे भी, जिसकी वीडियो भी मैंने आपकी डाल रखी है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर रेडिएशन, उसमें आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है इंस्टेड ऑफ स्पीड।
अब नेक्स्ट है वेव पिक्चर ऑफ लाइट में। अगर वेव नेचर को माने हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इंटेंसिटी जो होती है स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड का, वो डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पिक्चर। कौन सी चीज़ है जो इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है? तो आपके पास वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, कितने जो है क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्लियर। नेक्स्ट आपके पास नेसेसरी कंडीशंस लिखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, और एक्सप्रेशन लिखो। सिर्फ एक्सप्रेशन ही आप तो सिलेबस में तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो एक्सप्रेशन। उसके बाद लिखना है लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कैपिटल डी जो है डिस्टेंस है सोर्स एंड स्क्रीन का, स्मॉल डी जो है डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स। ये मैंने सारा लिखवा रखा है। नेसेसरी कंडीशन बताओ, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन भी मैंने आपको लिखवा रखी है। नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ग्राफ को प्लॉट करना है आपको, जो कि शो करता है वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ वर्सेस डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन। बाकी सारे पैरामीटर इसने कहा कांस्टेंट है, तो आप ये बताओ स्लोप से आपको क्या पता लगेगा। इसने कहा है फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा का ग्राफ आपको बताना किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, यानी कि सोर्स ऑफ स्क्रीन का डिस्टेंस डी के साथ। अब आपको पता है बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि बीटा और डी तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बीटा ये डी है, दोनों का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, अब स्लोप से आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगी इसकी, स्लोप ये ऐसे निकलेगी, यानी कि थीटा। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा से भी आप निकाल सकते हो इसकी स्लोप, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ से स्लोप होगी लैम्डा बाई डी, यही वैल्यू होगी लैम्डा बाई डी, ये बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि स्लोप जो होगी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई डी, सीधा लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम जो डिस्टेंस स्लिट्स का वो रिड्यूस कर दें, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू को कम कर दे, बाकी सब सेम रखे, इसको कम कर देंगे तो ये वाली चीज़ कम हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये कम होगी तो बीटा जो होगा ज़्यादा होगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज। ये क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियोस देख लेना। फॉर अ सिंगल स्लिट विड्थ एज दे रखा है आपको, फर्स्ट मिनिमा दे रखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ का, जो कि इतने एंगल पे अक्कर हो रहा है, सेम एंगल पे ये बोल रहा है कि मैक्सिमा भी हमें मिल रहा है, वो कैसे होगा। तो ओवरलैपिंग का जो क्वेश्चन है ये रेजोल्यूशन से एक्सप्लेन करते हुए वैसे आप, लेकिन अब आपके सिलेबस में वो नहीं है तो इसे यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। देखो ओवरलैपिंग जो होती है वो वेवलेट्स की होती है, दो हाफ्स की, सिंगल स्लिट में जो है वो मिनिमा, बिकॉज क्योंकि जो वेवलेट्स होती हैं वो आपकी किससे आती हैं, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा आपको कब मिलता है और मैक्सिमा कब मिलता है, मिनिमा में तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन मैक्सिमा में क्या होता है, लैम्डा बाई जितनी स्लिट होती है वो नीचे आ जाता है, तो यानी कि दो हिस्सा तो कट जाते हैं और जो बचा हुआ होता है उसकी वजह से मिलता है, तो यानी कि लैम्डा बाई टू पहले वाली उसकी वजह से मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास जो है ओवरलैपिंग होगी इनकी, तो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि दोनों मिलके क्या दे देंगे, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, यानी कि लैम्डा, यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन को फुलफिल कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलता है इस केस में, ये मैंने डिफ्रैक्शन में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस डिक्रीज होती है एन के बढ़ाने से। इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज क्यों होती है, रेंगुलर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की वो ट्वाइस है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा की। ये डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, आपकी बार ये सेकेंड पार्ट आपका कट चुका है। और इंटेंसिटी जो है सेंट्रल मैक्सिमा की वो आपके पास दो इनके अकॉर्डिंग की होती है, देखो दो मैक्सिमा आप इसके अंदर मान सकते हो पूरा बड़ा बनाने के लिए, तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ थर्ड पार्ट का। ऐसे होता है ना, जब भी मैक्सिमा मिलता है तो वो कैसे होता है, मैंने बताया था डिफ्रैक्शन में तीन हिस्से कर लो, तो दो कट जाते हैं एक बच जाता है, इसका होता है तो दोनों तरफ आ रहा है, तो एक हिस्सा इसका आ गया एक हिस्सा इसका आ गया, इसीलिए वो कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हो कि दो किसका कंट्रीब्यूशन है, मिनिमास का। ठीक है, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट है डिफाइन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है आपका। पोलराइजेशन ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये नहीं है सिलेबस में। ब्रूस्टर भी नहीं है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। सीधा आओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिंज पैटर्न। इंटरफेरेंस के लिए आपको जो है प्रोड्यूस किस तरह का फ्रिंजेस होते हैं वो एक्सप्लेन करना है, वो बनाना है। ये बनाना मैंने आपको बता रखा है, इंटरफेरेंस में ये डायग्राम बनाना है। डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है वो, दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिखने हैं, ये आप कर सकते हो, 2017 में आया। ठीक है,
हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हाइगन्स प्रिंसिपल है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट illuminated by a monochromatic source of light, width of slit is made double the original width। अब ये नेक्स्ट वाला जो है बीटा लैम्डा डी बाई डी, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर दिया। और साइज और इंटेंसिटी बताओ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड की, ये सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का भी बताया मैंने ऊपर। और ये हाइगन्स प्रिंसिपल से जो है आपको सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि डिफ्रैक्शन वाली पहली डेरिवेशन पूरी आपको इसमें करनी है सिंगल स्लिट की। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरी कम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ड्यू टू बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज। तो अभी आपको इसमें करना पड़ेगा यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू। इसने कहा हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करना है, तो हाइगन्स को यूज करने के लिए आपको ये वाला नहीं करना भैया, ये वाला सेकंड पार्ट बस करना है इसका। हाइगन्स प्रिंसिपल से ये वाली डेरिवेशन तो आपकी कट चुकी है, ठीक है। ये वाली जो डेरिवेशन थी सिलेबस में नहीं है, तो आप सीधा इसमें ये वाला सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट आप ऊपर कर चुके, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स यानी कि डी स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी भी दे रखा है। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, बीट लैम्डा की वैल्यू पता निकाल लोगे सीधा। विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट व्हेन विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, यानी कि आपको 10 टाइम्स ऑफ बीटा चाहिए। तो जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें 10 टाइम्स कर दो और ये देखो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी फिर से देखो सेम आपके पास क्वेश्चन है। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा में आपकी बार ये वाली कंडीशन होती थी, मैक्सिमा वाली कंडीशन लगा लो, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। 2019 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 वेवलेंथ दे रखी हैं आपकी बार आपको YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो दोनों दे रखी हैं। डी भी दे रखा है, स्मॉल डी भी आपको दे रखा है। अब इसके बाद ये पूछता है लीस्ट डिस्टेंस निकालो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा का, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस जो है 2 वेवलेंथ के वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड यानी कि इकट्ठा आपके पास एक दूसरे के ऊपर मर्ज करेंगे। तो वो आपके पास यहाँ पर निकालने के लिए आप सीधा ये कंडीशन मान सकते हो कि इसका एन लैम्डा जो है वो दूसरे का उससे एक ज़्यादा वेवलेंथ पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो एन की वैल्यू यहाँ से निकाल के और सीधा ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। आपको मानना पड़ेगा कि एक अगर एन है तो दूसरा उससे अगला ही है जो इस पर कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेजोल्यूशन का है, कट चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी बताया है मैंने आपको, जो है इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है तो फेज डिफरेंस आप निकाल के इसे कर सकते हो, सस्टेन की कंडीशन लिख सकते हो। ये आपका सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन, ये भी नहीं है। पहले अगर पोलराइजेशन टॉपिक होता तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता। ये देखो सोडियम लाइट के लिए आपका दे रखा है, तो ये डिफ्रैक्शन से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर नहीं होता तो आप अपना जो है क्वेरी पूछ सकते हो। ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, कट चुका है। YDSC का ये वाला एक्सपेरिमेंट भी अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पोलराइजेशन का कंसेप्ट डाल रखा है। फिर भी आप करना चाहो तो बीटा निकालो और पार्ट डिफरेंस निकालो, उसके बाद आप कर सकते हो इसको। और लास्ट में फॉर्मूला यही इंटेंसिटी के लिए, ये नहीं करना क्वेश्चन। अब देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग है। वेव ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करो, सिर्फ आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना। तो ये पूरा हाइगन्स प्रिंसिपल जो वेव ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग का टॉपिक मैंने करवाया वो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। पहले वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको क्या है हाइगन्स वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करनी है और उससे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को हाइगन्स थ्योरी से एक्सप्लेन करना। तो पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन दो, हाइगन्स प्रिंसिपल की दोनों अजम्पशन ज़रूर बतानी है, बाकी डायग्राम वगैरह मत बताओ लेकिन अजम्पशन इसमें बतानी पड़ेंगी आपको दोनों। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो डेरिवेशन मैंने करवाई है वो करवाओ, 2019 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल जो है फिगर से एक्सप्लेन करना है आपको, लेकिन स्नेल्स लॉ की बार रिफ्रैक्शन पूछा तो इसमें भी कंडीशन पहले खुद से बताओ चाहे पूछियो या ना पूछियो। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्या एनर्जी को चेंज करता है, नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन 2008 में भी आया, 13 में भी आया, 11 में भी आया, 12 में भी आया। इसी क्वेश्चन की देखो अलग अलग फॉर्म है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो कितनी तरह से पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखकर कोई डर जाएगा कि n2 ग्रेटर देन है n1, लेकिन इसमें आपको पता लग रहा है कि सिर्फ स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आपका रिपीट हुआ है। हाइगन्स प्रिंसिपल के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
पूरा हाइगन्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो हाइगन्स थ्योरी का, ये आपके पास 2015 है और सैम्पल पेपर 2016 में या 19 में है, डेंसर से रेयर मीडियम में है, और स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करो। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वाईडीएससी। वाईडीएससी बताओ और कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये पूरा जो है कंडीशंस मैंने आपको निकलवाई है। वाईडीएससी पहले एक्सप्लेन करो, उसके बाद कंडीशंस निकालो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ये पूरा ही आएगा। 2016 में भी आया, 2012 में भी आया क्वेश्चन। उसके बाद कंपेयर करो टू कोहेरेंटली इलिमिनेटेड नैरो स्लिट्स इन वाईडीएससी दैट हैज़ बीन सीन इलिमिनेटेड सिंगल स्लिट। ये बिल्कुल देखो, ये कहता है कि कंपेयर करो, अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो है सिंगल स्लिट वाले दोनों को कंबाइन कर दो और इंटरफेरेंस मिले, यानी कि वाईडीएससी पूरा बनाना है। यंग्स एक्सपेरिमेंट आ गया तो वाईडीएससी एक्सप्लेन करना है आपको इसमें। ये कंडीशंस निकाली हैं और उसके बाद देखो आपके पास वाईडीएससी बनाना है बस। ये वाईडीएससी और डिफरेंस अगर बताना चाहो तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि डिफ्रैक्शन से किस तरह से इंटरफेरेंस आया, लेकिन यहाँ पर वाईडीएससी बनाओ आप। ये वाला क्वेश्चन क्या है, टू हार्मोनिक वेव्स आपकी बार इसने खुद दे दी हैं, तो कंडीशन पूछिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कंडीशन ही पूछी है, बेशक इसने 2 वेव खुद से दे दी हैं। आप पहले अपनी डेरिवेशन कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि इसमें कुछ चेंज तो नहीं है जो इसने माने हैं। आपने अगर यही माने हैं तो ठीक है, अगर आपने दूसरी y1 y2 मानी है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, तो बाद में वैल्यूज को चेंज कर देना उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है देखो, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है, स्टेट 2 कंडीशंस फॉर 2 लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड इन वाईडीएससी। नहीं, अब की बार ये सुटेबल डायग्राम आप वाईडीएससी का बनाओ, लेकिन ये एक्सप्रेशन आप ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको ये लिखना है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल d. Next, if S is the size of source, B is the distance between plane of two slits, what should be the criteria for interference fringes। देखो अब इसने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। इसने ये बोला है सोर्स का जो साइज है वो S है, और B जो है डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेन ऑफ टू स्लिट। जो 2 स्लिट है उनके बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते थे, ये हम लेते थे स्मॉल d, लेकिन अब की बार इसने स्मॉल d को B बना दिया। अब ये बोलता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए क्या चाहिए, तो स्मॉल d की जगह ये B बन जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और एस से हमें कोई मतलब नहीं है, साइज ऑफ सोर्स है, साइज का कहीं पे कोई यूज है ही नहीं। उसके बाद आपके पास वाईडीएससी में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होते हैं, डबल स्लिट ऑब्टेन करो। बीटा का एक्सप्रेशन अब भी ऑब्टेन नहीं करना, ये डेरिवेशन कट चुकी है आपकी, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा और मैक्सिमा की दे रखी है आपको इतनी, तो रेशियो निकालो विड्थ ऑफ स्लिट की। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था ये आपको। देखो यहाँ पर ये कि आई जो होता है मैक्सिमम a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो 25/9 दे रखा, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप इसको इस तरह से ना करके आपको जैसे मैंने करवाया था वैसे करो कि आई मैक्सिमम क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो आई मिनिमम होता है वो कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करके आप स्लिट को निकाल सकते हो इंस्टेड ऑफ a1 और a2 को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, उसकी दोनों कंडीशंस बताओ, ग्राफ बताओ। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन बोथ द स्लिट्स आर ओपन, और एक स्लिट को क्लोज कर दो। अगर देखो ये क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, दोनों स्लिट ओपन है तो इंटरफेरेंस होगा क्योंकि कोहेरेंट बन जाएंगी, इस तरह से होगा आपके पास। ये दोनों स्लिट खुली हुई हैं तो पैटर्न कैसा मिलेगा, इंटरफेरेंस बन जाएगा। यहाँ पर दोनों से वेव आएंगी, यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी निकलेंगी, दोनों तरफ से वेव निकलेंगी। अब ये कहता है एक स्लिट क्लोज हो गई है तो एक को बंद कर दिया, तो यानी कि सिर्फ एक स्लिट खुली रहेगी। एक स्लिट खुली रहने का मतलब डिफ्रैक्शन होगा आपकी बार, तो दोनों का डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये रहा देखो, ये तो आपके पास इंटरफेरेंस है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और ये डिफ्रैक्शन के लिए एक स्लिट जो है क्लोज हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और विड्थ ऑफ स्लिट अगर डिक्रीज होगी है तो ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्रैक्शन से। अगर स्लिट की विड्थ जो है वो कम हो गई, यानी कि ए की वैल्यू कम हो गई, इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला था, ये साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर ये ए कम हो गया है तो आपके पास क्या होगा, थीटा भी जो है थीटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिफ्रैक्शन जो है वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, थीटा बढ़ जाएगा उनके बीच का एंगल। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट से एक्सप्लेन करना। पूरा क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, 2010 में आया, 13 में आया, 2014 में आया। देखिए पूरी डेरिवेशन वही करनी है, यहाँ से नहीं उठानी है आपको डेरिवेशन। ये नहीं करना, पोलराइजेशन सिलेबस से कट चुका है, ये भी नहीं है।
सो ये था आपके पास वेव ऑप्टिक्स का। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर। नेक्स्ट क्लास में हम जो है यूनिट 7 के एग्जाम आइडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है आपकी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड या रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।